भारतीय संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है, जहां पर सरकार की तरफ से प्रारंभ में 5 बिलों को लिस्ट किया गया है जिसको सरकार पेश करने वाली है। तो ये 5 बिल कौन से हैं जो कि आगे आने वाले समय में भारत की विधायिका को शेप करने वाले हैं, भारत की संसद में आपको देखने को मिलेंगे। तो इन तमाम 5 बिलों पर हम बात करेंगे, इनके तमाम फीचर्स क्या है वो हम देखेंगे और ये बिल क्यों इंपॉर्टेंट है, सरकार इनको क्यों लेकर के आ रही है, ये तमाम सवालों के जवाब ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल के इस नए वीडियो में। करते हैं हम वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो सरकार जो है टोटल 5 विधेयक यहां पर लेकर के आने वाली है और इन 5 विधेयकों को आप 3 खंडों में या 3 स्तंभों में डिवाइड करके देख सकते हैं। इन 5 विधेयकों को 3 एजेंडा स्तंभों में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला है आपका हमारी पहचान और हमारी अखंडता से जुड़े 2 विधेयक यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एक आपका राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक है और एक जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक है। तो ये 2 विधेयक आपको हमारी अखंडता और हमारी पहचान से जुड़े हुए नजर आएंगे। ये 2 विधेयक आपके आर्थिक सुदृढ़ीकरण को लेकर के हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को लेकर के हैं। इसमें एक आपका आयकर संशोधन विधेयक है और दूसरा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विधेयक यानी कि एमएसएमई अमेंडमेंट एक्ट आपको देखने को मिलेगा। और एक जो विधेयक है वो आपका संस्थागत क्षमता को लेकर के, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के डेवलपमेंट को लेकर के है, जहां पर सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाने को लेकर के जो अध्यादेश पेश किया गया था, उस अध्यादेश के संबंध में एक नया विधेयक सरकार यहां पर लेकर के आने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमने देखा कि सरकार टोटल 5 विधेयक जो है वो यहां पर पेश करेगी और इन 5 विधेयकों में क्या कुछ खास बातें होने वाली हैं उन पर यहां पर हम चर्चा करेंगे, उन पर यहां पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एचएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इन सभी के ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 50% तक का डिस्काउंट यहां पर मिलने वाला है। 50% की छूट जो है वो यहां पर हमारे नए ऑफर के तहत आपको मिलने वाली है। तो हमारा जो न्यू सेशन सेल है उसके मौके पर हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 50% की छूट मिलेगी। तो अगर आपको ये ऑफर प्राप्त करना है, अगर आप इसका बेनिफिट प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इस पूरे ऑफर का लाभ उठा सकते हैं या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट करके रखिए, नंबर है हमारा 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए, यहां से हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले आपका कि सरकार जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 लेकर के आ रही है, इसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं, क्या क्या चेंजेस यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप देखें, यहां पर आपका इन 1971 के कानून में संशोधन किया जाएगा। 1971 का हमारा कानून है, जिस कानून के तहत हमारा जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय प्रतीक है, संविधान है, उसका अगर आप अपमान करते हैं तो आपको सजा हो सकती है। तो किस किस को कवर किया गया 1971 के कानून में? 1971 के कानून में आपके राष्ट्रीय ध्वज को कवर किया गया है, यानी कि हमारे तिरंगे झंडे को कवर किया गया है। इसमें हमारे संविधान को कवर किया गया है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान नहीं कर सकते हैं, आप हमारे झंडे का अपमान नहीं कर सकते हैं, और राष्ट्रगान को कवर किया गया है, यानी कि जो हमारा राष्ट्रगान है उसको यहां पर कवर किया गया है। तो ये 3 चीजें जो है 1971 के कानून में संरक्षण प्राप्त है। लेकिन अब यहां पर सरकार की तरफ से राष्ट्रगीत जो है, राष्ट्रगीत यानी कि जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम को भी इस पूरे कानून में कवर किया जाएगा। तो अब इसीलिए सरकार 2026 का संशोधन विधेयक लेकर के आ रही है, किसमें? 1971 के कानून में। 1971 के कानून में यहां पर सरकार जो है चेंज करने वाली है, जिसके माध्यम से संरक्षण, अभी तक जो संरक्षण आपका राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान को मिलता था, वो संरक्षण अब आपका वंदे मातरम को भी प्राप्त होगा, यानी कि राष्ट्रीय गीत को भी वही संरक्षण प्राप्त होगा। समान वैधानिक संरक्षण यहां पर सरकार देने वाली है। वंदे मातरम के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रगीत के बारे में अगर आप देखें, राष्ट्रगीत को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा राष्ट्रगीत को रचित किया गया था। कब? 1882 में। किसमें? उनकी किताब है आनंद मठ में इसको पहली बार प्रकाशित किया गया था और 24 जनवरी 1950 को इसको भारत सरकार की तरफ से मान्यता दी गई थी। और इस वर्ष इसके लेखन की 150वीं वर्षगांठ जो है वो यहां पर आपकी हाल ही में मनाई गई है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर नहीं लिखा हुआ है, वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरकार द्वारा जो हमारा राष्ट्रगीत है, यानी कि जो वंदे मातरम है, उसके लिए कितना टाइम पीरियड डिसाइड किया गया कि कितने टाइम पीरियड में आपको राष्ट्रगीत को गाना है। जैसे राष्ट्रगान का आपको पता है 52 सेकंड में राष्ट्रगान गाया जाता है, उसी तरीके से जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत को गाने की जो ऑफिशियल टाइम पीरियड है वो है आपका 3 मिनट 10 सेकंड। ये आपको याद रखना है,
3 मिनट 10 सेकंड जो है वो आपका राष्ट्रगीत को गाने का आधिकारिक समय है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाता है, इसी साल ये तय किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बनता है। तो इसको आपको याद रखना है, राष्ट्रगीत को गाने का ऑफिशियल समय कितना है, 3 मिनट 10 सेकंड। तो ये हमने देखा। अब अगर आप राष्ट्रगीत का अपमान करते हैं, अगर आप जो है जानबूझकर गायन में बाधा उत्पन्न करते हैं या राष्ट्रगीत का आप अपमान करते हैं, तो इसके लिए आपको 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों आपके ऊपर अधिरोपित किए जा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि क्या क्या सजा जो है वो आपको दी जा सकती है। इस पे हमने बात कर ली है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को देख लिया, जिसको मुख्य तौर पर वंदे मातरम को शामिल करने के लिए लाया जा रहा है। चलिए अगला कानून अगर आप देखें, अगला कानून है हमारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2026। ये आपका 2 वर्षीय सत्यापन का गेट जो है वो यहां पर प्रस्तुत करता है। तो होता क्या है बेसिकली, अगर आप भारत में देखें क्या प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है कि जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है, उस बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। कहां पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है? आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है सीआरएस डेटाबेस में। सीआरएस डेटाबेस यानी कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। कौन कराता है? किसके तहत? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत आपको उसका पंजीकरण जो है कराना होता है। लेकिन कई बार ये पंजीकरण छूट जाता है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे का जो नाम है, बच्चे की जो जन्म की तारीख है, वो उस डेटाबेस में मौजूद नहीं है। बाद में माता पिता जो है वो बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बच्चे का जो है जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने जब जाते हैं तो इस डेटाबेस में होना अनिवार्य है। तो अब यहां पर क्या किया गया कि पहले क्या होता था कि अगर आप लेट हैं तो भी आपको जो है शामिल कर लिया जाता था, लेकिन अभी यहां पर सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने 2 साल का एक गेट यहां पर निर्धारित कर दिया है। 2 साल के गेट का मतलब यह है ओवरऑल कि सरकार ने यह कहा है कि अगर आप 2 साल तक लेट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल तक आप आसानी से जो है अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं, बच्चे का नाम जो है जो आपका सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसके डेटाबेस में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 साल से ज्यादा लेट हैं तो 2 साल से ज्यादा लेट होने की अवधि में आपको जो है मंजूरी प्राप्त करनी पड़ेगी, आपको यहां पर परमिशन प्राप्त करनी पड़ेगी। कहां से परमिशन लेनी पड़ेगी यह भी सरकार ने बताया है कि कौन आपको परमिशन देगा। तो ये जो परमिशन है आपका, ये परमिशन आपको फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से प्राप्त करनी पड़ेगी। किससे प्राप्त करनी पड़ेगी? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपने अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन जो है वो उसके जन्म से 2 साल बाद तक नहीं कराया है। तो अगर आपको फिर बाद में रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए आपको जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, उनसे अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है वो फर्जी या अनुचित पूर्वव्यापी पंजीकरण यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन जो होता था। रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि लोग पीछे जाकर के रजिस्ट्रेशन करा लेते थे, इससे लोगों को जो है बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा आपको देखने को मिलता था। तो इसको रोकने के लिए और जो आपका सीआरएस डेटाबेस है यानी कि जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटाबेस है, जो कि आपका आधार से भी जुड़ा हुआ है, जो मतदाता सूची से भी जुड़ा हुआ है, इन तमाम सेवाओं से इनको जोड़ा गया है। तो आपका सीआरएस डेटाबेस जो है उसकी अखंडता बनाए रखने के लिए भी ये पूरा कदम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसकी इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए, हमारे डेटाबेस को ठीक रखने के लिए भी ये पूरा सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये 2 चेंजेस यहां पर हमने देखे कि 2 क्या चेंजेस जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अपने अगले कानून के ऊपर। अगला जो हमारा कानून है ये आयकर संशोधन विधेयक 2026 है, जो कि मुख्य तौर पर भारत सरकार की तरफ से जो आपके एफआईआईज हैं, एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं और जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो बैंक काम करते हैं, उनके लिए सरकार इस पूरे कानून को लेकर के आई है। इसमें क्या किया गया सरकार की तरफ से, आपको याद होगा पहले भी हमने इस पे बात की थी। सरकार इस संदर्भ में अध्यादेश भी लेकर के आई थी, जहां पर सरकार ने क्या कहा है, सरकार टैक्स एग्जम्पशन देने की बात कर रही है, यानी कि कर में छूट देने की बात कर रही है। इसमें सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली जो आय है और जो पूंजीगत लाभ है, जो कैपिटल गेन है, उस पर सरकार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को छूट प्रदान करेगी, विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकार यहां पर छूट प्रदान करेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसके माध्यम से भारत का सोवरेन डेट बाजार जो है, यानी कि जो विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाते हैं, उस बाजार का विस्तार किया जा सकेगा और ज्यादा विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में आकर्षित किया जा सकेगा। इसके साथ साथ सिर्फ वैश्विक पूंजी आकर्षण आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक सस्टेनेबल लेवल पर भारत में जो है विदेशी पूंजी का प्रवाह आपको देखने को मिलता रहेगा। इसके साथ साथ जीसेक बाजार में आपको ज्यादा तरलता देखने को मिलेगी, लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी। ज्यादा लोग जो हैं वो आपका ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बहुत
बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी मौजूद है, उस अनसर्टेनिटी के खिलाफ भारतीय बाजार में स्थानीय स्तर पर हम और ज्यादा स्टेबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तमाम बेनिफिट जो हैं वो इस पूरे कानून के आपको देखने को मिलेंगे। तो इस कानून का भी हमने देख लिया है। अगला कानून अगर आप देखें, अगला हमारा जो कानून है वो एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 को लेकर के है। एमएसएमई को लेकर के जो कानून है, इस कानून को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो आपकी एमएसएमई कंपनियां होती हैं, एमएसएमई की फुल फॉर्म आपको पता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जिस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सरकार इस पूरे कानून को लेकर के आई है। इन कंपनियों की प्रॉब्लम अगर आप देखें, जो आपकी स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस होती हैं, इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है विलंबित भुगतान, यानी कि डिलेड पेमेंट। एमएसएमई क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी बाधा जो है वो विवाद समाधान में देरी और जटिल अनुपालन प्रक्रिया है। तो सबसे बड़ी बाधा क्या है? एक तो पैसे उनको नहीं समय पे मिलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ वो व्यापार करते हैं, जो कंपनियां उनको बाद में पैसे देती हैं, तो उनको क्या है, आपका जो रिसिप्ट, जो पेबल रिसिप्ट है वो प्राप्त हो जाती है, लेकिन पैसे प्राप्त नहीं होते। कागजी तौर पर जो है वो ये रहता है कि कंपनी को पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन कब मिलेंगे ये चीजें यहां पर क्लियर नहीं रहती हैं। फिर दूसरा, अनुपालन का बोझ जो है वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा रहता है, बहुत सारी प्रक्रियाओं को उनको फॉलो करना रहता है। इसके साथ साथ आपका जो समाधान है, विवाद समाधान जो है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कार्यशील पूंजी का दबाव जो है वो अधिकांशतः इन कंपनियों पर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उनको सही समय पर पैसे ही प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो आपका 2006 का मूल कानून है, इस संदर्भ का जो मूल कानून है आपका 2006 का है, इसमें सरकार संशोधन करने वाली है 2026 के इस पूरे विधेयक के माध्यम से। तो ये जो 2006 के कानून में सरकार संशोधन करने वाली है, उसमें क्या क्या संशोधन किया जाएगा वो एक बार हम यहां पर देख लेते हैं कि क्या क्या चेंज यहां पर सरकार कर रही है। सबसे पहले आपका जो आर्बिट्रल अवार्ड है, यानी कि जो आपका मध्यस्थता जो निर्णय है, उस निर्णय को त्वरित तौर पर लागू करने का प्रयास अब यहां पर सरकार करेगी, और इस संबंध में एक मैकेनिज्म भी सरकार स्थापित करेगी। यानी कि अगर किसी एमएसएमई कंपनी से जुड़ा कोई विवाद, कोई फैसला जो है वो किसी कोर्ट द्वारा, किसी ट्रिब्यूनल द्वारा दिया जाता है, तो एक मैकेनिज्म ऐसा स्थापित किया जाएगा जिस मैकेनिज्म के माध्यम से हम जल्द से जल्द उस पूरे फैसले को लागू कर पाएंगे। अभी प्रॉब्लम यही आती है कि फैसला तो आ जाता है, लेकिन उस फैसले को इंप्लीमेंट करने का काम बहुत देर हो जाता है, और इसी वजह से एमएसएमई कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो अब यहां पर फैसले को तुरंत लागू करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा, एमएसएमई सुविधा पोर्टल का विस्तार यहां पर सरकार करेगी। ये जो सुविधा पोर्टल है, ये सुविधा पोर्टल मुख्य तौर पर आपका राज्यों को अतिरिक्त परिषदें बनाने और विवाद समाधान को गति देने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करेगा। यानी कि यहां पर सरकार ये कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो आपकी ट्रिब्यूनल्स हैं, जो परिषदें हैं, उनका निर्माण किया जाए, ताकि जो भी विवाद आपके एमएसएमई से जुड़े आते हैं, उन विवादों का त्वरित निपटान हो सके, क्विक रेजोल्यूशन जो है वो यहां पर हमको देखने को मिले। इसके साथ साथ आपका ट्रस्ट बेस्ड कंप्लायंस यहां पर किया जाएगा, यानी कि व्यापार में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अनुपालन के बोझ को कम करने और आधुनिक नियामक तंत्र स्थापित करने का जो है सरकार यहां पर प्रयास करेगी। तो एमएसएमई की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहां पर सरकार दूर करेगी। इसके अलावा आपको याद होगा, अभी वर्तमान समय में सरकार ने अनिवार्य बना दिया है कि जितनी भी आपकी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, यानी कि सरकार की जो आपकी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के लिए अनिवार्य है कि वो अगर एमएसएमई से कोई व्यापार करते हैं, तो वो व्यापार जो है वो आपका ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से होना चाहिए, जहां पर डिस्काउंटिंग की जा सकती है और एमएसएमई कंपनियों को बहुत जल्दी अपना पैसा प्राप्त हो सकता है। तो ये तमाम प्रयास सरकार जो है एमएसएमई कंपनियों के लिए कर रही है, वो भी हमने यहां पर देख लिया है। इसका रिजल्ट ये रहने वाला है कि जो आपका कार्यशील पूंजी की का जो प्रवाह है वो निर्बाध हो पाएगा, और तेज विवाद समाधान जो है वो आपको एमएसएमई के बीच में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कानून है वो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 है, जिस पूरे विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य भारत में जो न्यायाधीशों की संख्या है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है उसको बढ़ाना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर आपको पता होना चाहिए वो ये है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को तय करने का अधिकार किसको है? हमारी पार्लियामेंट को है, हमारी संसद को है। लेकिन जो आपका हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों की संख्या को तय करने का अधिकार किसको है? हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों की संख्या को तय करने का अधिकार हमारे प्रेसिडेंट को है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो 1956 का एक कानून है, पुराना सरकार एक कानून सबसे पहले 1956 में लेकर के आई थी, जिसमें जजों की संख्या को तय किया गया था। और जब भी सरकार को जजों की संख्या को बढ़ाना होता है या कम करना होता है, कम तो नहीं करती है सरकार, लेकिन अधिकांशतः बढ़ाती है, तो जब भी जजों की संख्या को बढ़ाना होता है तो उसके लिए सरकार इसी 1956 के कानून में संशोधन करती है। इसके लिए अलग से कोई संविधान संशोधन लाने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल कानून यहां पर सरकार लेकर के आती है, जिसके माध्यम से ये पूरा जो विषय है उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो 1956 के कानून में यहां पर संशोधन किया जा रहा है, जहां पर वर्तमान समय में आपका जो जजों की संख्या है वो 33+1 यानी कि एक सीजीआई है 34 के आसपास है। इस संदर्भ में बाद में सरकार एक
एक अध्यादेश लेकर के आई थी, एक ऑर्डिनेंस लेकर के आई थी, जिस ऑर्डिनेंस के माध्यम से सरकार की तरफ से भारत में जो जजों की संख्या है उसको 38 करने का प्रस्ताव रखा गया था। 37 आपके न्यायाधीश होंगे और एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और अब सरकार इसी ऑर्डिनेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, इसको धरातल पर लागू करने के लिए ये कानून लेकर के आने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसका बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहला बेनिफिट इसका यही होगा कि भारत में ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन पाएंगी, जिसकी वजह से जो फैसले हैं उनका जल्दी निपटान आपको देखने को मिलेगा। मामलों में फास्ट डिस्पोजल आपको देखने को मिलेगा। बढ़ती पेंडेंसी से निपटने के लिए संस्थागत क्षमता को हम यहां पर और ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे, उसका सुदृढ़ीकरण कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि क्या क्या बेनिफिट जो है वो इस संशोधन विधेयक के आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहां पर एक बार अगर आप निष्कर्ष के तौर पर देखें कि ये जो आपके पांचों कानून हैं, इन पांचों कानूनों का क्या इंपॉर्टेंट निचोड़ जो है वो हमारे सामने निकल करके आता है। तो सबसे पहले इसके माध्यम से हमारी जो संस्थागत क्षमता है, जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, उसको हम और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजों की जब संख्या बढ़ेगी तो इसका परिणाम यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी आपके फैसले मौजूद हैं उन फैसलों का सही ढंग से और उन फैसलों का सही समय पर हम निपटान कर पाएंगे। तो इससे हमारी जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वैश्विक एकीकरण आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपके विदेशी निवेशक हैं वो भारतीय बाजार में और बेहतर ढंग से भारत सरकार की जो आपकी प्रतिभूतियां हैं उसमें और बेहतर ढंग से निवेश कर पाएंगे। तो आपको ग्लोबल इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। स्थानीय सुरक्षा यहां पर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जो आपके जो बाजार हैं, जो एमएसएमई कंपनियां हैं, उनको यहां पर सेफ्टी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ संस्कृति और डिजिटल सुचिता जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। वंदे मातरम के माध्यम से हम अपनी हमारा जो कल्चर है, वंदे मातरम के माध्यम से, भारत के राष्ट्रीय गीत के माध्यम से अपने कल्चर को हम सुरक्षित रख पाएंगे। और भारत में जो डिजिटल सुचिता है, यानी कि जो हमारा जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसको यहां पर हम अपना और बेहतर कर पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट निष्कर्ष, इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो इस पूरे कानून के आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहां पर बढ़ते हैं आगे और अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको देना है। वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला हमारा स्टेटमेंट है, इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था। दूसरा हमारा ऑप्शन है कि 24 जनवरी 1950 को इसके पहले 2 छंदों को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान का निवारण अधिनियम 1971 वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान और राष्ट्रीय गान के साथ साथ वंदे मातरम को भी पूर्ण वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या फिर है, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यहां पर इसी नोट के साथ करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।